एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, देन आपने प्रूव करना है कि 2y माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स के। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको y की वैल्यू दी हुई है और अगर आप गौर करें y के अंदर वही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। जैसे देखिए tan का स्क्वायर रूट है और वो ऐड होती जा रही है वही टर्म, यहाँ पे भी tan का स्क्वायर रूट है और 1 प्लस ऐड होता जा रहा है। इसी तरह tan का स्क्वायर रूट है और प्लस साइन आता जा रहा है अप टू सोनी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो आप देखें अगर एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रही हो तो उसको सॉल्व करने का बहुत इजी वे है। आप देखें सबसे पहले तो आपको गिवन है कि y आपके पास पूरी की पूरी टर्म की इक्वल है। आप पूरी की पूरी टर्म को एज इट इज़ लिख लोगे सोल्यूशन के अंदर। अब आप गौर करें y आपके पास वो टर्म है कि tan का स्क्वायर रूट हो प्लस tan का स्क्वायर रूट हो, इस तरह सारी टर्म आती जाए। अगर आप पहले tan को स्किप करके आगे सारी टर्म को देखें तो अगेन वो वही वाली टर्म बन रही है जो आपको ऊपर y की वैल्यू बताई हुई है। इसका मतलब ये जो अगेन आगे टर्म आ रही है ये y की वैल्यू के ही इक्वल है। आप अगेन इसकी जगह पे बार बार लिखने से बेहतर है आप y लिख दें और y को लिख के आप ये टर्म प्रूव कर दें। तो नेक्स्ट आपके पास वही वैल्यू रिपीट हो रही थी बार बार, इसीलिए बार बार रिपीट होने की वजह से आप लोगों ने पूरी की पूरी नेक्स्ट टर्म की जगह पे लिख दिया y। अब ये स्क्वायर रूट खत्म करना है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए एक ही मेथड होता है, आपको स्क्वायर लेना पड़ता है। तो आप बोथ साइड स्क्वायर ले लोगे, बोथ साइड स्क्वायर लोगे तो लेफ्ट साइड पे y का स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड पे स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और पीछे tan x प्लस y बचेगा आपके पास। अब ये टर्म तो हमारे पास इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। बेसिकली हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तो आप इसके ऊपर बोथ साइड अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप करेंगे पावर नीचे पावर में से एक कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x होगा और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स टर्म एक तरफ कर लेते हैं ताकि हम उसे कॉमन निकाल सके। यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, वहाँ जाके माइनस साइन के साथ हो जाएगा। dy बाई डी एक्स आप बाहर निकालोगे तो अंदर 2y माइनस 1 बचेगा और वो इक्वल आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर के। और यही चीज़ बच्चों हम लोगों ने प्रूव करनी थी तो आपकी प्रूव हो गई। बस मेन चीज़ ये थी कि दोबारा से जो आपने y की सब्सटीट्यूशन करनी है उसके बाद जो आपने उसका डेरिवेटिव लेके कॉमन टर्म निकालनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको एक प्रूफ कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको कहा हुआ है इफ़ x इक्वल्स टू a cos 3 थीटा और y इक्वल्स टू b sin 3 थीटा, तो आपने शो करना है a dy बाई डी एक्स प्लस b tan थीटा इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल शो करना है तो इसका यही मेथड है, जो अननोन वैल्यू है उसे फाइंड कर लें और इसके अंदर पुट कर दें। अब b tan थीटा तो नोन है, उसको वैल्यू को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ए भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ जो आपने कैलकुलेट करनी है वो y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि x और y पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, यानी उनके अंदर एक नया वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। जब एक नया वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो तो आप लोग चेन रूल लगाते हो, जो नया वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसके डी थीटा से मल्टीप्लाई भी करते हो और डिवाइड भी करते हो। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इसका मतलब आपको दो टर्म्स चाहिए। y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x का लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर दोनों की वैल्यू लगानी पड़ेगी। अब y का डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है y की वैल्यू लिखें। देखें b कांस्टेंट है, b एज इट इज, ये पावर रूल लगेगा, पावर आ रही है, पावर नीचे पावर में से कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। स्टार्टिंग वाली टर्म एज इट इज और साइन का डेरिवेटिव होता है cos। इसी तरह जब x का थीटा के रिस्पेक्ट से लेना है, a कांस्टेंट है, a एज इट इज, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है तो उसकी जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे माइनस बाहर भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपके पास dx ओवर डी थीटा और dy ओवर डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में dy ओवर डी थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। डी थीटा ओवर डी एक्स के लिए इसकी वैल्यू को 1 ओवर की फॉर्म में लिख दें तो आपके पास देखोगे 3 से कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा को कैंसिल कर देगा, साइन साइन को कैंसिल कर देगा, पीछे माइनस b ओवर ए साइन थीटा ओवर cos थीटा बचेगा। आपको पता है साइन थीटा ओवर cos थीटा होता है वो tan थीटा होता है, आप इसे tan थीटा लिख सकते हो। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रही है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपस में इक्वल आ जाएगी। बेसिकली इक्वल टू आपके पास ही आ जाएगी। यहाँ पे यही टर्म जो आपको चाहिए थी वो टर्म है इक्वल टू 0। यहाँ बाय मिस्टेक थीटा लिखा हुआ है, जब सारी टर्म उधर चली जाएगी तो इधर 0 बचेगा। तो आपके पास ये वाली टर्म यहाँ से एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास सिंपल है। इसमें भी आपको एक x की वैल्यू बताई हुई है और एक y की वैल्यू बताई है और आपसे कहा है y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते क्योंकि एक नया वेरिएबल t इन्वॉल्व हो रहा है आपके पास। इसका मतलब आपको यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, जो नया वेरिएबल है उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी। तो देखें dy ओवर dx था आपके पास, जो न्यू वेरिएबल t था आपने उसे मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। इसका मतलब यहाँ पे दो टर्म्स बन गई हैं। एक दफ़ा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना पड़ेगा, एक दफ़ा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना पड़ेगा। जब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है कांस्टेंट एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव cos, और यहाँ पे दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही है। अगर प्रोडक्ट आ रही हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट t है उसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से आ जाएगा 1। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। देखेंगे कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, पीछे साइन वाली टर्म आपके पास बचेगी। जब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना था वहां पे भी कांस्टेंट एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव कॉस। दोनों वैल्यूज निकालने के बाद दोनों वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा और बाकी सारी की सारी टर्म जो बचेगी वो आप लोगों का आंसर आ जाएगी।